नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक अंश को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह की बात के एक अंश को दिखाकर कांग्रेस गृह मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस पर झूठा प्रचार करने की बात कही है। बीजेपी और सरकार की ओर से क्या दिया गया है जवाब, इस मुद्दे पर करेंगे हम राजनीतिक बहस और किस तरीके से कांग्रेस इसी मसले पे घिरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के विरोध पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, बाबा साहब के प्रति कांग्रेस के अपमान को छिपाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने कहा, भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास। अंबेडकर के नाम पर संसद में भी आर पार। शाह के बयान को बताया अपमानजनक। सरकार ने कहा, खड़गे देश को कर रहे गुमराह। कांग्रेस ने किया बाबा साहब का तिरस्कार। नहीं चले दोनों सदन। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच तमाम मुद्दों पर हुई बातचीत। और मजबूत हुई भारतीय नौसेना। दूसरे सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक का जलावतरण। समुद्री सर्वेक्षण, नेविगेशन सहायता और समुद्री संचालन में होगा मददगार। डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। वित्तीय वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। पिछले साल की तुलना में 20% से ज्यादा का इजाफा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक अंश पर सियासी बवाल मचाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पूरी सच्चाई सामने रखी तो कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के साथ किए गए अन्याय को भी गिनाया। खुद अमित शाह ने भी इस पूरे मामले पर बेवजह की हो रही राजनीति को लेकर कांग्रेस पर एक तरीके से हमला बोला। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री और अमित शाह ने, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अंबेडकर के नाम पर संसद में आर पार। कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार। कांग्रेस के उसके इकोसिस्टम पर पीएम मोदी का निशाना। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता। मंगलवार शाम को राज्यसभा में दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यही वो बयान है जिसका एक अंश निकालकर कांग्रेस संसद में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस और उसके इस प्रयास पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा पलटवार किया गया, जिसकी अगुवाई की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सिलसिलेवार पोस्ट कर अमित शाह के भाषण की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम
सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, कई वर्षों के कुकर्मों, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छुपाया जा सकता है, तो वे गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के गुनाहों को गिनाते हुए लिखा कि उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराया। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनके गौरव को स्थान नहीं दिया गया। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए हैं। वर्षों तक वो सत्ता में रहे, लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी ने गृह मंत्री का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से वे स्पष्ट रूप से स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी में लिप्त हैं। दुख की बात है कि लोग सच्चाई जानते हैं। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में अपनी सरकार के उन कामों को भी गिनाया। उन्होंने पिछले 10 सालों में बाबा साहब के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उठाया है। अमित शाह ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। जाहिर है, एक तरफ जहां विपक्ष लंबे भाषण की एक छोटी क्लिप को वायरल कर गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार और बीजेपी कांग्रेस के पुराने कामों के आधार पर उस पर पलटवार कर रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इस पूरे मसले पर जब सियासत गरमाई तो सरकार की ओर से तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बाबा साहब हमारे लिए संविधान निर्माता के नाते एक युग पुरुष है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने का पाप किया है और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। तो आपने सुना केंद्रीय तमाम मंत्री थे जिन्होंने भी एक तरीके से पलटवार किया कांग्रेस को लेकर। लेकिन किस प्रकार की सियासत रही है आज और इतिहास के पन्नों को टटोलें तो क्या कुछ बातें, तथ्य निकल के आते हैं, उसका जिक्र करते हैं। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के सच के लिहाज से अगर बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ NS काजोलकर को चुनाव लड़ाया था पंडित नेहरू ने, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। नेहरू के काजोलकर के लिए किया था चुनावी प्रचार और अंबेडकर की उसमें हार हुई थी, जबकि काजोलकर जो थे अंबेडकर के ही करीबी थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से नेहरू के कहने पर उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और एक तरीके से पहले चुनाव में उनको हार मिली थी। बाबा साहब को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवाया, कोशिश की गई और बड़ा तेजी से एक तरीके से प्रचार किया गया कांग्रेस की ओर से। उसके बाद एक तरीके से चुनावी उनको हार मिली थी 2 लगातार चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर को।
कांग्रेस ने काजोलकर को दिया था पद्म भूषण सम्मान, जबकि उनको अंबेडकर साहब को सम्मान देने को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से ये आता रहा कि साहब उन्होंने उचित स्थान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, लेकिन उनके विरोधी को पद्म भूषण सम्मान से भी एक तरीके से सम्मानित किया गया था जिन्होंने उनको चुनाव में हराया था। तो ये अपने आप में कुछ ऐतिहासिक तत्व थे। लेकिन बाबा साहब के नाम पर कांग्रेस का कलंक की बात क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, वो क्या है, कांग्रेस ने क्या किया या नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया या नहीं किया, उसका हम जिक्र करते हैं। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो बाबा साहब को नहीं दिया भारत रत्न। बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार के समय भारत रत्न बाबा साहब को दिया गया उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद में। तो जो उनको उचित सम्मान भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, वो कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी समर्थित सरकार के वीपी सिंह की सरकार ने उनको दिया, तो उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद में। संसद के कक्ष में नहीं लगने दी बाबा साहब की तस्वीर, किसने, कांग्रेस ने नहीं लगने दी। बीजेपी समर्थित सरकार ने 1990 में इस एक तरीके से वहां पर बाबा साहब का चित्र लगवाया, उनको संसद में भी उचित सम्मान नहीं दिया गया, उनका चित्र नहीं लगाया गया। ये भी बीजेपी ने एक तरीके से कराया जो कि कांग्रेस के रहते हुए नहीं होने दिया गया। तो ये वो तमाम तथ्य हैं जो इतिहास में स्वयं सिद्ध हैं। कांग्रेस की तरफ से नव बौद्धों को कांग्रेस ने नहीं दिया आरक्षण, यानी कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध बने हैं या तमाम जो पूरी व्यवस्था चली आ रही है उसके तहत आरक्षण का फायदा उनको नहीं होने दिया। जबकि बीजेपी समर्थित सरकार ने आरक्षण दिया था जब वीपी सिंह की सरकार थी, उस वक्त एक तरीके से वो आरक्षण की फायदा उनको मिला था उन नव बौद्धों को। कांग्रेस के समय की बात की जाए तो नहीं बनाया बाबा साहब का कोई भी राष्ट्रीय स्मारक, क्योंकि उनका ऐतिहासिक विरासत थी उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा साहब का बनवाया गया पंचतीर्थ, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पंचतीर्थ को विकसित किया है। इसके अलावा अन्य कई भी बीजेपी की जो राज्य की सरकार है उन्होंने भी काफी काम किया है। कांग्रेस के द्वारा नेहरू ने धारा 370 पर नहीं मानी थी बाबा साहब की बात, क्योंकि 370 को लागू करने को लेकर नेहरू समर्थन में थे जबकि बाबा साहब उसके पक्ष में नहीं थे। उस वक्त की बहसों के जो तर्क हैं उससे ये बात निकल के आती कि बाबा साहब की बात नेहरू ने नहीं मानी थी, जबकि मोदी सरकार ने खत्म किया 370, यानी कि बाबा साहब की उस वक्त का जो सब बात थी उसका समर्थन करते हुए एक देश एक संविधान का पूरी बात को आगे बढ़ाया मोदी सरकार ने। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए बाबा जी के सम्मान को लेकर तो कांग्रेस ने संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन किए जो कि संविधान की भावना के विरुद्ध है, जिसमें तमाम प्रकार के लगातार अपने आप में सिलसिलेवार तरीके से काम किए गए, आपातकाल से लेकर तमाम प्रकार की बातें सामने आती है। मोदी सरकार ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की जो कि कभी भी पहले कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था, और इस साल 10वां संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। तो 2015 में एक तरीके से मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की। तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया, उसका हम जिक्र करें। डॉक्टर अंबेडकर के दस्तावेज विचारों को प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने दिल्ली में बनवाया अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, तो यानी कि उनके विचारों को कहीं ना कहीं स्थान नहीं मिला इतिहास के पन्नों में, जबकि बीजेपी की ओर से उसको लगातार प्रयास किया गया और एक तरीके से दिल्ली या अन्य जगहों पर राष्ट्रीय स्मारक भी बनवाए गए हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जो बीजेपी लगातार कह रही है और गिना रही है। बाबा साहब को सम्मान की अगर बात की जाए तो भाजपा इस बात को लगातार कल सदन में भी और आज भी गिनाया गया कि उनके जन्म स्थान महू पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी ही थे। आजाद हिंदुस्तान में कभी पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है महू उनके जन्म स्थान पे तो पीएम मोदी थे। महू में बनवाया गया है राष्ट्रीय स्मारक, ये तस्वीरें भी एक तरीके से वहां की गवाह हैं। इसी प्रकार से बाबा साहब के पंचतीर्थ को पुनः स्थापित करने का काम भी मोदी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने किया है। लंदन के घर को बनाया गया अंबेडकर स्मारक, जहां पर रह के लंदन में उन्होंने पढ़ाई की थी, समय बिताया था बाबा साहब अंबेडकर ने, उस घर को भी सरकार के माध्यम से उसका हक हासिल करने के बाद में उसको एक स्मारक बनाया गया अंबेडकर स्मारक के तौर पर। दिल्ली में अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया गया जहां पे उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातें संग्रहित की गई हैं। ये मौजूदा मोदी सरकार ने काम किया। इसी तरीके से नागपुर में दीक्षा भूमि का विकास भी मौजूदा मोदी सरकार ने किया है, जहां पर कई प्रकार के बाबा साहब की चीजों को सहेज के रखा गया है। दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित महापरिनिर्वाण जो स्थल है उसका भी पुनर्विकास किया गया, जहां पे अंतिम समय में बाबा साहब रहते थे। दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित उस जगह का भी एक तरीके से पुनर्विकास किया गया है। मुंबई की चैत्य भूमि का भी विकास प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से किया गया। वहां पे कई कानूनी मामलों के चलते वहां पे काम रुका हुआ था, लेकिन उन सब चीजों को सेटल करके वहां पर भी उस विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम भी मौजूदा मोदी सरकार ने किया है। ये तथ्य लगातार सामने रखे जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से बाबा साहब के अपमान की अगर बात की जाए तो क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं जो तथ्यों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। डॉक्टर अंबेडकर के महार सत्याग्रह और छुआछूत के खिलाफ जो उनका आंदोलन होता था उसको कांग्रेस का खुलकर समर्थन नहीं मिलता था। उसकी वजह यह थी कि नेहरू और अंबेडकर के बीच में एक तरीके से प्रतिद्वंद्विता चलती नजर आती थी। डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध आंदोलन को भी समर्थन नहीं मिला था नेहरू का या कांग्रेस का उस वक्त जब वो इस प्रकार का पूरा आंदोलन चलाया करते थे। इसी तरीके से नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को मानते थे अपना प्रतिद्वंदी।
और इस वजह से भी शायद उनको वो उचित स्थान देने की कोशिश नहीं करते थे, चाहे वो सरकार की बात हो या सार्वजनिक मंच की बात हो या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने की बात हो। हिंदू कोड बिल पर जब एक तरीके से थोड़ा सा विचारों का बहुत ज्यादा टकराहट हुई, उसके बाद बाबा साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और ये अपने आप एक ऐसा एग्जिट पॉइंट था जब बहुत ज्यादा टकराहट बढ़ गई थी कांग्रेस के साथ बाबा साहब अंबेडकर की हिंदू कोड बिल को लेकर, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। अंबेडकर को चुनाव हरवाने का आरोप लगातार लगता रहा है, नेहरू ने लगातार प्रचार किया, 2 चुनाव लगातार उनको हरवाए थे और उनके ही करीबी को उनके खिलाफ टिकट देके खड़ा करने का आरोप भी लगातार लगता रहता है। तो ये अपने आप में तमाम वो बातें हैं जो कांग्रेस के ऊपर एक तरीके से जाती हैं, कि जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी इस वक्त बात कह रही है कि कांग्रेस ने लगातार उनके खिलाफ उनका अपमान किया, उचित स्थान नहीं दिया, मौजूदा वक्त में वो महज एक राजनीति कर रही है। इसी बड़ी वजह पे हम करेंगे चर्चा, इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। बयान है बहाना, कारनामे है छिपाना, क्योंकि कांग्रेस एक बयान का बहाना कर रही है लेकिन कारनामे छिपाने की कोशिश कर रही है। इस बात को लेकर लगातार बीजेपी मुखर है। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ में, इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल सिंह काजला हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 मेहमान, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल सिंह काजला जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सवाल यही है कि एक बयान, खाली एक बयान जो कि एक अंश मात्र है और पूरी बात जो तथ्य के आधार पर कही गई है उसको ना सापेक्ष में रख के एक खाली एक छोटे से क्लिप को लेकर इतना बड़ा बवंडर बनाना, क्या ये एक सियासी स्टंट नहीं दिखाई पड़ रहा या एक सियासी कोशिश नहीं है पूरी तरीके से कांग्रेस की? राहुल जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर इस बयान की शुरुआत कल नहीं हुई थी। इस बयान की शुरुआत, आप महाड़ सत्याग्रह की बात कर रहे थे, इस बयान की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले 1927 में ही हो गई थी। और शुरुआत इस प्रकार हो गई थी, महाड़ सत्याग्रह में क्या कहा था बी.आर. अम्बेडकर जी ने? महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने मनुस्मृति की प्रति को जलाया था। और हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा लगाती है और जब उसे हटाने की मांग करी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए गवर्नर्स खुलेआम आकर के कहते हैं कि मनु की प्रतिमा तो रहनी चाहिए। इस बयान की शुरुआत 1936 में आ गई थी। आपने इतिहास की बहुत सारी बातें रखी, तो 1936 में इस बयान की शुरुआत हो गई थी जब एनाइलेशन ऑफ कास्ट में बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो कास्ट बेस सेंसस है वैसे जो प्रोविजंस हैं उनका समर्थन किया, उन लोगों के अधिकारों का समर्थन किया जिनके अधिकारों को आज भारतीय जनता पार्टी अंबानी और अडानी को बेच रही है। दलितों के अधिकारों का समर्थन किया, आदिवासियों के अधिकारों का समर्थन किया। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो जमीन भारतीय जनता पार्टी इन 2 उद्योगपतियों को दे रही है वो किसकी जमीन है? जी, यह पार्टी अगर राम मंदिर की या पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाती है? क्योंकि वो दलित हैं और इससे बड़ा दलित का एक अपमान क्या होगा इस देश में? आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट किसी आम व्यक्ति ने नहीं दिया था, वो स्टेटमेंट देश के गृह मंत्री ने दिया था और पूरी जिम्मेदारी से उस स्टेटमेंट की उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी चाहिए क्योंकि वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में गया। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी वही कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है। ठीक है राहुल जी, मैं आ रहा हूं, आपके आरोप ले लिए। गोपाल कृष्ण जी, सवाल यही है कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ भले ही आप आरोप लगाएं लेकिन जो कहा गया है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कांग्रेस लगातार कह रही है। गोपाल जी, देखिए, कोई जिम्मेदारी से हट नहीं रहा। गृह मंत्री जी ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप 12 सेकंड के क्लिप को अलग से काट के उसको वायरल करके उसके एक इस तरह से करेंगे तो वह एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का जो प्रयास किया है वो पहली बार नहीं है। कांग्रेस और अपोजिशन ये करती आ रही है, चाहे संविधान खतरे में है उसको लेके या रिजर्वेशन खत्म कर देगी। पिछली बार भी गृह मंत्री जी के क्लिप को कॉन्टेक्स्ट के अलावा वो जो मैनिपुलेट करके दिखाया गया था, उनके बाद आपने भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अच्छा है, गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि अच्छा है कि आप अंबेडकर जी को याद करें लेकिन उनके काम को याद करें। अल्टीमेटली डिबेट इस बात के लिए नहीं है कि कौन कितना अंबेडकर जी के लिए बोल रहा है, कितना उनकी तारीफ कर रहा है। बात इस बात की इस बार चर्चा होनी है किसने अंबेडकर जी के आदर्शों पे चलते हुए जी उस काम किया है और किसने उनके जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्निशन दी है। उसके कितने एग्जाम्पल तथ्यात्मक तरीके से गृह मंत्री जी ने दिए हैं और आज प्रधानमंत्री जी ने भी किए। पंचतीर्थ है, जो भारत रत्न की बात है, धारा 370 को हटाने की बात है,
जो धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देने की बात है, जी जो उनके सामने उनको यहां तक कि कांग्रेस ने उनके साथ दुराचार किया है कि 296 लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसकी आज हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिस संविधान के बल पे कांग्रेस गीत गाने की कोशिश करती है, जी उस गोपाल जी, संविधान की सभा के सदस्य के रूप में भी अंबेडकर जी को स्थान कांग्रेस ने नहीं दिया। बिल्कुल ये दूसरी तथ्य पार्टियों भी को अपने देना आप में पड़ा। इतिहास में है। मैं आता हूं आपके पास में प्रफुल्ल केतकर जी, क्या मौजूदा समय में बहस इस बात पे होगी कि जो एक बयान वायरल किया गया, या फिर पूरे तथ्यों को परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि साहब सच क्या है, या फिर उसके आधार पर हो रही राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए आर्येंद्र, हम कॉन्टेक्स्ट क्या है, संविधान के 75 वर्ष डिबेट जी पूरी उस पर चल रही है, और उसमें संविधान के साथ किसने खिलवाड़ किया और संविधान की मूल स्पिरिट के साथ क्या हुआ, इसका एक लेखा जोखा भी है, और उस संविधान के आधार पर हमको आगे कैसे बढ़ना है, यह भी विषय है। क्या हम किसी भी बयान की, क्योंकि मूल विषय तो यह था कि आप नाम ले रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, यदि कोई ये कहे, अभी बहुत अच्छा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे उदाहरण दिए मनुस्मृति का भी, उस मनुस्मृति के बारे में बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है वो भी पढ़ ले, कोड के बारे में क्या कहा है वो भी पढ़ ले। उसके साथ साथ मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मनुस्मृति का एक नैरेटिव ऑलरेडी है जी, लेकिन मूल विषय यह है कि क्या इस बात को हम भूल जाए कि बाबा साहब ने सबसे मूलभूत जो पुस्तक लिखी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डिड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, क्या उसको लेकर आज हम डिबेट करते रहेंगे? क्या हम इसको लेकर डिबेट करते रहेंगे कि क्यों बाबा साहब को नेहरू के इससे इस्तीफा दिया और आज सड़क पर लोगों को खड़ा करेंगे इस पर सिविल राइट? मतलब बाबा साहब जो जिस बात का सबसे ज्यादा विरोध पूरी संविधान सभा में और उनके अंतिम भाषण में बाबा साहब ने किया, तो अनडेमोक्रेटिक मींस का किया। आज इस बात की हमको दुआई दी जा रही है कि इस्तीफा नहीं होता है तो सड़क पर सिविल राइट्स हो जाएंगे, आग लग जाएगी। मुझे लगता है इससे बड़ा बाबा साहब का अपमान कोई नहीं हो सकता। ठीक है राहुल जी, इसलिए मुझे लगता है कि हमको फिर से डिबेट को रीसेट करना चाहिए। संविधान के इस स्पिरिट में 75 वर्ष में हमने क्या आगे बढ़ाया, क्या गलतियां हुई, और वो गलतियां किसी एक पार्टी की केवल नहीं है, हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ठीक है राहुल जी, सवाल अगले 25 वर्ष में आने वाले समय में इसको हमको आगे लेकर जाना है, तो सही दिशा में कैसे लेकर जाएंगे? बिल्कुल एक प्रगतिशील सोच के साथ में आगे बढ़ने की सबको पता है कि आरक्षण का विरोध किसने किया, नेहरू और बाबा साहब आम्बेडकर का पत्र व्यवहार रेजिग्नेशन के समय क्या रहा, कितनी बार बाबा आपने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया। तो कांग्रेस भी इससे नहीं है हो सकती। तो ना बाबा साहब कभी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ना उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। तो ऐसे में हमको पार्टी का अप्रोप्रिएशन से ज्यादा बाबा साहब आम्बेडकर इस भारत के महापुरुष थे, और भारत में समाज सुधार के लिए उन्होंने एक डायनेमिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में दिया, उसके बारे में भी उनके रिजर्वेशन थे, उनके बारे में भी उनके स्टेटमेंट आए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन हम सिलेक्टिव यदि पिकिंग करेंगे और उसके आधार पर समाज में अनरेस्ट पैदा करने का प्रयास करेंगे, तो बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान। राहुल जी, सवाल यही है कि जो बात आपने पहले जवाब के आंसर में कही, तमाम सवाल बीजेपी पे, संघ पे उठाए, आपने तमाम बातों का जिक्र किया या आजादी से पहले के उदाहरण दिए, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ में क्या किया, आप उस पर भी तो जवाब देंगे। उन बातों का, उन आरोपों का जवाब क्या? जी आरेंद्र जी, पहली बात मैं कहूंगा, कब तक हम लोग विपक्ष से सवाल पूछते रहेंगे? 13 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और बार बार नेता भी ये लगाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करे, और वो संविधान में बदलाव करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। तो आप चाहे BR अम्बेडकर जी ने जो बात कही संविधान के बारे में, चाहे KT शाह जी ने कही, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बात कही, वो लोग सभी ये बात कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें बार बार बदलाव होते रहने चाहिए, तभी वो रेलेवेंट बना रहेगा।
समय के साथ में उसमें बदलाव होते रहने चाहिए। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन में चेंजेस लेकर के आई थी, B.R. अम्बेडकर जी ने एनाइलेशन कास्ट में 1936 में या बार बार जो उन्होंने अपने स्पीचेस थे उसमें बात कही थी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होनी चाहिए, जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ था उनके ऊपर होनी चाहिए, जबकि जो पूरी रिजर्वेशन की स्पिरिट थी उसको बदल करके रख दिया गया है। अगर B.R. अम्बेडकर जी की जो टीचिंग्स थी उनको भारतीय जनता पार्टी को जीना है, तो उनको अगर आत्मसात करना है, तो जो एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात, तो राहुल जी आप क्या बार-बार विरोध क्यों? राहुल जी आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब विपक्ष से कब तक सवाल पूछे जाएंगे? तो जो इतिहास की जब पूरी 75 वर्षों की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस के हिस्से में जो आ रहा है, क्या उस पर सवाल ना किया जाए? मतलब बात यह है कि बीजेपी जब आरोप लगा रही है तो उसका जवाब तो आएगा ना, उनके हिस्से का जवाब वो देंगे, आपके हिस्से का जवाब आपसे ही पूछा जाएगा ना। नहीं, कांग्रेस से बिल्कुल, कांग्रेस से बाबा साहब का सम्मान में क्या किया, मतलब सवाल ये है, तो वो गिनाइए ना एक बार। पर कांग्रेस से सवाल करने के उस दौर में ये अधिकार देश के गृह मंत्री को नहीं मिलता है कि वो B.R. अम्बेडकर जी का इस प्रकार अपमान करें, जिस प्रकार उन्होंने किया है, इस प्रकार उनके नाम का मखौल उड़ाएं। सर आप जवाब नहीं दे रहे राहुल जी, आप फिर खूबसूरती से निकल गए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पुनः आरोप पे आ गए हैं। ये खैर खूबसूरती होती है टीवी डिबेट में कैसे बच के निकल जाना। मैं आता हूं आपके पास में गोपाल जी, आप क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब भले ही हमारे हिस्से में कुछ भी रहा हो, लेकिन मौजूदा समय में आप सत्ता में हैं, आपसे जो बनना है, जो आपसे जो करना चाहिए, वो आपसे जो अपेक्षित है आप वो करिए। मैं 2-3 बातें संक्षिप्त में कह, पहली बात है कि जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने अंबेडकर जी का नाम लेते हो, उनके लिए क्या किया, तो ये उसको बात को टाल जाते हैं। हमसे जब पूछेंगे ये प्रश्न तो हम तो लिस्ट एक बता रहे हैं आपको कि हमने अंबेडकर जी के लिए क्या किया। 1990 से लेके आज 2024 तक हमने अंबेडकर जी के लिए कितना किया हमारी पार्टी ने, वो हम स्पष्ट बता रहे हैं। फिर दूसरा बात आती है कि आपने अंबेडकर जी के लिए कुछ किया तो नहीं, बल्कि उनके खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ उनको अपमान करके उनको नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया, तो उसमें हमने कौन सा ऐसा काम किया? तो यहाँ पे ये चुप्पी साध जाते, उसका भी जवाब नहीं है। तीसरी बात ये है, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जातिगत रिजर्वेशन अभी देश में है, कोई हटा नहीं रहा, और हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अंबेडकर जी ने धर्म आधारित रिजर्वेशन को मना किया, ये उसको लाने की बात करते हैं, खुल के कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब मिसयूज, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 1971 और 1975 के दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को कोई नहीं मना करा। इनने 16 बार अमेंडमेंट किए, नेहरू जी ने 50 बार किए, इंदिरा जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 1975 के अमेंडमेंट हुए उसमें अपनी सत्ता बचाने के लिए, किसने कौन से अमेंडमेंट किस लिए किए? अपनी सत्ता बचाने के लिए किए। और जब उस सत्ता को बचाने के अंतर्गत आपने संविधान को पूरी तरह उच्छेदित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर, आपके संविधान के अमेंडमेंट को, बेसिक स्ट्रक्चर आपने संविधान का तोड़ा है, यह कह के खत्म किया। 42वां अमेंडमेंट आप देखिए, उसके ऊपर आपने जो अमेंडमेंट किए 39 और 42 के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको वापस रोक दिया गया। तो आप, और फिर आप कहते हो कि संविधान की खाली किताब लेके घूम रहे हो, नौटंकी करते हो, थिएटर कर रहे हो संविधान के बारे में। तो ये सारी बातें जो जवाब दे, आप एक भाषण में क्या कह दिया, एक शब्द कह दिया, हमने तो कभी नहीं नेहरू जी के लिए कोई शब्द को पकड़ लिया, हमने तो इंदिरा जी के शब्दों को नहीं पकड़ा। आप क्या कर रहे हैं? पूरा जीवन आपने जो जिया है, पूरा कांग्रेस का जो पार्टी का जीवन जो है, कार्यकाल, उसमें बिल्कुल वो भी देखा जाएगा, उसकी भी तुलना की जाएगी। प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि एक पूरी घटना होती है, उसके बाद में सियासत गरमाती है। जो रिएक्शन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रेस वार्ता के माध्यम से आया, जो उन्होंने कहा कि साहब अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, माफी नहीं हुई, तो अपने आप में आग लग जाएगी, इस प्रकार का जो शब्दों का चयन, जो कहना है, क्या इतने बड़ी जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से कहना, क्या ये तर्क संगत है? और क्या ये कानून व्यवस्था के लिहाज से अपने आप में पूरा एक स्थिति पैदा कर देने वाला बयान नहीं? अरे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी ने ये कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें बदलाव हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के स्पिरिट के साथ है। ये सबसे अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना यानी संविधान बदल देना नहीं होता है।
ये चुनाव के समय की भूमिका से कम कांग्रेस की अधिकृत भूमिका ऐसे मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि ये अपने आप में भ्रम फैलाने वाला एक नरेशन है। लेकिन आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है वो मेरे लिए सही में चिंताजनक है, और उसका सीधा सीधा कारण ऐसे है कि भारत के संदर्भ में संविधान हो, आरक्षण हो, बाबा साहब आंबेडकर की उसमें भूमिका हो। मुझे स्मरण है जब एनसीईआरटी के पुस्तक पर विवाद हुआ था, आर्येंद्र आपको भी याद होगा, हमने शायद उस समय एक ही स्टूडियो में, आप ही के स्टूडियो में बैठकर चर्चा की थी। योगेंद्र यादव के नेतृत्व में वो एक एडवाइजरी टीम थी एनसीईआरटी के पुस्तक में, और नेहरू हंटर लेकर, चाबुक लेकर और बाबा साहब स्नेल पर बैठे हुए हैं, और वो कार्टून यूपीए के समय उस पुस्तक में उस समय का कैसे वातावरण हुआ था, शिक्षकों पर, प्राध्यापकों पर किस तरीके के ये हुए थे। तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है, और बाबा साहब जब अंतिम अपना वक्तव्य देते हैं संविधान सभा में, तब वो इस बात के बारे में हमको आगाह करते हैं कि आज हमारे पास संविधान है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सारी परिस्थिति उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का ऐसा मार्ग जो समाज में विभेद और हिंसा पैदा करे, वो हमारे संविधान के मूल स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। बिल्कुल। इस संदर्भ में मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेटमेंट के बारे में चिंता है। बिल्कुल, ये अपने आप में चिंता, जी, भावनाएं भड़काना बहुत आसान है, हाँ। उनको संभालना, क्योंकि वो कहां पे होगा, वो कांग्रेस शासित राज्यों में होगा या बीजेपी शासित राज्यों में होगा, इसकी आप गारंटी नहीं दे सकते किस पर, और क्या है वो मॉब साइकोलॉजी बन जाती है फिर जी। और इसीलिए मुझे, मेरा निवेदन ये है कि हम सिलेक्टिव पोर्शंस पर कोई नैरेटिव गढ़ने का काम मत करें। हम इस पर बात करें कि संविधान का और बाबा साहब आंबेडकर का जो मूल स्पिरिट था लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उसको आगे बढ़ाने के लिए जी प्रफुल्ल जी क्या काम, बिल्कुल, ये समय की थोड़ा सीमा है, जल्दी से जल्दी जी बिल्कुल राहुल जी, इसको आगे बिल्कुल राहुल जी, एक सवाल ये कि क्या कांग्रेस की ओर से भावनाएं भड़काने को लेकर एक तरीके से पूरा स्टंट बनाने की कोशिश की जा रही? छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। जी, भावनाएं भड़काने का कोई प्रयास नहीं है। मुझे लगता है अगर कोई भी व्यक्ति भारत की जो मूल भावना है, हमारे संविधान की मूल भावना है, अगर उसमें विश्वास रखता है तो वो आहत हुआ होगा। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अगर इस प्रकार की भावनाएं उनको ठेस पहुंची है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और उन्होंने जो बात कही, जो इस्तीफे की मांग करी है, वो पूरे तरीके से, लेकिन आग लग जाने की बात कह देना, वो क्या एक अपने आप में जिम्मेदार वाला बयान है? मुझे लगता है कि इस समय जो मांग है वो इस्तीफे की है, और अगर ऐसी कोई, अगर उन्होंने कहा है तो खुद एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो एक जो जन भावनाएं देश में जिस प्रकार से निकल करके आ रही हैं, उन्हें वो वहां पर एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है गोपाल जी, आपको लगता है कि भले ही राजनीति, सारी बातें ठीक है, अपने अपने नंबर स्कोर करना ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कहना जिससे देश में भावनाएं भड़कें, कम से कम उससे बचने की जरूरत होनी चाहिए? गोपाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक झूठा नैरेटिव खड़ा करके लोगों को भड़काने की बात कहना, ये अपने आप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर कुठाराघात है। और कांग्रेस तो सारे इंस्टीट्यूशंस में ये करे, और केवल यही नहीं है, पार्लियामेंट के, संसद के अंदर नौटंकी, थिएट्रिक्स, ये सब भी कर रहे हैं। आप चलने नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं, रेगुलेटर्स में सेबी, आरबीआई को अंडरमाइन करते हैं, आर्मी को अंडरमाइन करते हैं। तो आप प्रजातांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाओं को तक अंडरमाइन कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम लाल किताब लेके खाली पन्ने वाली घूम रहे हैं। तो यह पूरा थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। देश के साथ जिस तरह से आप प्रजातांत्रिक की जड़ों पे कुठाराघात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। प्रफुल्ल जी, एक अंतिम सवाल, छोटा सा जवाब। आपको लगता है कि इस नैरेटिव या इस बहस से एक बार फिर से वही कोशिश हो रही है जो 2024 के समय हमें देखने को मिली थी? प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पे हैं। आवाज आ रही है अभी? जी जी जी, हाँ, संक्षेप में जी। 2024 के चुनाव के समय एक प्रयास था, और उसके बाद भी अभी के सत्र के शुरू होने तक कि सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को संविधान के विषय पर घेरा जाए। लेकिन जिस तरह का प्रधानमंत्री का स्पीच हुआ, या फिर बहुत सारे संविधान के विषयों पर 5 पीढ़ियों को, नेहरू गांधी परिवार को क्वेश्चन किए गए, 1951 का
जो अमेंडमेंट था फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लाने वाला, वो तो किसी मामले में लोकतांत्रिक नहीं था। और उस समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्पीचेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए पहला अमेंडमेंट लाया गया अनइलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा, जो संविधान स्वीकार होके कुछ महीने ही हुए हैं, ऐसी स्थिति में वो लाया गया। तो इस पर तो कांग्रेस को बार बार कभी ना कभी तो सवाल पूछे ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, आप सबका शुक्रिया। और आगे आपको खबर दिखाएंगे संभल से जुड़ी हुई, जहां पे मंदिर में पूजा जारी है और अब सर्वे की बारी है, क्योंकि कल वहां पे ASI की टीम पहुंचेगी और उसके बाद वो जांच करेगी कि मंदिर कितना पुराना है, मूर्तियां कितनी पुरानी है। इस खबर पे होगी हमारी नजर, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। इस वक्त की एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 3 नौसैनिकों समेत 13 लोगों के मौत की खबर है। 100 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे एक नाव में दुर्घटना हुई है उसके पलटने से, और 3 नौसैनिकों समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले शाम की ये घटना है, जिसके बाद से वहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लेकिन उसके बाद भी दुखद खबर यही कि 3 नौसैनिकों समेत 13 लोगों की मृत्यु हुई है और 100 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। एलिफेंटा की ओर जा रही थी ये नाव, उसके पास ही एक तरीके से ये हादसा हुआ है। क्या कुछ पूरी खबर है, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ में मुंबई से जुड़ रहे हैं। योगेश, कैसे ये घटना हुई है और अभी का अपडेट? देखिए 4 बजे की ये घटना है। 4 बजे जो है वो नेवी का एक क्राफ्ट था, जो कि अभी बताया जा रहा है नेवी की तरफ से एक बयान जो है वो भी जारी किया गया है कि वो मेंटेनेंस इंजन की कुछ चेकिंग थी, वो चल रही थी और इस क्रम में जो है वो डैश किया। जो बोट है जो कि यहाँ से एलिफेंटा के लिए जाती है, गेटवे ऑफ इंडिया जहाँ पे हम खड़े हैं, आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, यही वो जगह है जहाँ से बोट निकलती है। आपको कतार में कई सारी बोट्स भी दूर में दिख जाएगी। ये बोट यहाँ से JNPT भी जाती है, अलीबाग भी जाती है, एलिफेंटा भी जाती है। तो यहाँ से जो है बोट निकलते, यहीं से ये बोट निकली थी और 4 बजे के करीब करंजा जो जगह है, जो कि बेसिकली नवी मुंबई में जो है आता है, करंजा के पास जो है दुर्घटना घटी है। जो डैश हुआ है वहां पे हुआ है। नेवी की तरफ से कहा गया है, जो नेवी के अभी बयान आए हैं, नेवी की तरफ से कहा गया है कि 99 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कुल 13 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो अभी तक की गई है। बाकी कई लोग हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में चल रहा है, नेवी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है,
तो ये जो है फिलहाल अभी तक का अपडेट है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो मेरीन पुलिस है, मरीन पुलिस के अलावा नेवी के एयरक्राफ्ट है, चॉपर्स है, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस चीज का अभी ठीक एसरटेन नहीं किया जा सका है कि कितने लोग वहां पे सवार थे, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल ही रहा है और जो कार है वो फिलहाल जो है पुलिस और बाकी जो एजेंसीज है वो यहाँ पे लगी पड़ी है। एम्बुलेंसेज को यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है। बाकी यहाँ और जहाँ जो दूसरा जो सिरा है, जो मैं आपको नवी मुंबई का करंजा बता रहा हूँ, बेसिकली उरन का जो क्षेत्र है, वहां पे भी जो टीम है वहां पे तैनात किए गए। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य भी जो वो यहाँ पर चल रहा है। जी योगेश, एक चीज, क्या दो नावों की एक तरीके से आपस में टकराहट हुई उसके बाद ये दुर्घटना हुई, या दूसरा क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है इसके अभी कितनी देर और चलने को लेकर कोई जानकारी इस बारे में कि कितने लोग और संभावित तौर से अभी हो सकते हैं जिनकी खोजबीन जारी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नेवी की जो स्पीड बोट थी वो सीधा डैश किए, सीधा टक्कर मारी है। इसके विजुअल्स जो है वो भी आए हैं और नेवी की तरफ से भी अब बयान जारी किए जा चुके हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात कि कितने लोग अभी तक फंसे हो सकते हैं की जो आशंका है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और ठीक कितने लोग हैं वहां पर, क्योंकि देखिए जो ऑनर थे उनसे अभी हमारी बात हुई है, वो उनको यहाँ पर पुलिस स्टेटमेंट के लिए भी रखा है, क्योंकि अब इस मामले में FIR की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। तो स्टेटमेंट के आधार पर ये अब कितने लोग उसमें सवार थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी दुर्घटनाएं जब होती है तो कहा यही जाता है, जो बोट ऑनर उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि कम लोग सवार थे, लेकिन कई बार हम ऐसा देखने में आता है कि यात्री जो है, कई बार यात्रियों का एक्साइटमेंट रहता है या कई बार उस तरीके के कमर्शियल कंपटीशंस रहते हैं कि ज्यादा लोग जो है क्षमता से ज्यादा लोग भी भरे जाते हैं। लेकिन ये सब अभी जांच का विषय है। इस बारे में अभी पुलिस या एजेंसी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। पुलिस अब इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है, चूंकि प्राथमिकी अभी जो है प्रक्रिया चल रही है। पहले फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। जो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, जो परिजन है, कुछ परिजन पे यहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी हमारी बात हुई, उनको भी सूचना मिली थी। तो फिलहाल जो है अभी ये काफी इनिशियल स्टेज में है। तो कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं, मुझे लगता है इसके लिए नेवी या पुलिस या BMC की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से अगर कोई आधिकारिक तौर पर कहा जाता है तभी मुझे लगता है, क्योंकि कितने लोग हैं, कुछ लोग हो सकता है बाद में ऐसा कहते हैं कि हमारे भी परिजन गए थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप रफ फिगर देखें तो 10 से 11 लोगों की जो आशंका है फंसे होने की वो अभी तक सामने आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा यही कह रहा हूं कि इसकी आधिकारिक तौर पर नेवी या पुलिस या रेस्क्यू दल के कोई भी सदस्य, चाहे वो कोस्ट गार्ड के हो, तटीय जो सुरक्षा के हो, उनकी तरफ से इस बारे में कि कितने लोग फंसे हुए, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं दी गई है। योगेश, दो चीजें और, एक तो ये कि जो मृतक हैं जिनमें 3 नौसैनिक भी हैं, इसके अलावा 10 अन्य लोग हैं, क्या सभी की पहचान हो गई है? एक, और दूसरा ये कि जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या उनमें से कुछ लोगों को कोई ऐसी दिक्कत हो जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो, या उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले सवाल पे आता हूं मैं। जैसे कि 3 लोग जो नेवी केस में, एक पर्सनल है, 2 जो ईओ में, बेसिकली जो इक्विपमेंट मैनेजमेंट होता है, जो इक्विपमेंट ऑपरेशन जो चेक करते हैं, वो 2 लोग थे और एक स्टाफ थे। टोटल 3 लोग जो है वो इंडियन नेवी के थे। बाकी के जो लोग हो गए, बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल 13 का आंकड़ा है, तो बाकी जो है वो लोग थे जो कि वहां पर घूमने के लिए, बेसिकली एलिफेंटा जो है वो घूमने के लिए लोग जाते हैं। वहां पे एक बेसिकली पर्यटक क्षेत्र है, यूनेस्को का मार्क है उस पर, तो उसके लिए जो वहां पर गए थे। अगर आप बाकी चीजों की अगर बात देखें कि कितने लोग जिस तरीके से फंसे हैं, या फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें या फिर नेवी की तरफ से बात करें, तो ये सारी चीजें जो है अभी प्रोसेस में ही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी कब तक चलेगा ये बता पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है और सूचनाएं जो है वो ऑलरेडी गैदर जो है वो की जा रही है। जहां तक अलग अलग अस्पतालों की बात है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, नेवी हॉस्पिटल्स है, और 2-3 हॉस्पिटल जो है जो कि स्थानीय, जो कि अप्रोचेबल है। वहां पे चूंकि JNPT का एरिया है, तो JNPT से जुड़े हुए जो अस्पताल है, JNPT ऑपरेशन करके वहां पर भी जो है वहां पर लोगों का इलाज चला। करीब 55 के करीब लोग जो है वो वहां पे थे। निकलने जहां तक लोगों के बाहर आने की बात है, रेस्क्यू होने की बात है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट के लिए हो सकता है। पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी रखे, तो कि आई विटनेस, क्योंकि वही आई विटनेस थे, अंदर इंसिडेंट हुआ है, तो उनको हो सकता है बयान के लिए पुलिस अपने पास जो है वो बयान के लिए, उनसे पूछताछ के लिए हो सकता है उनको अपने पास। शुक्रिया योगेश, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण घटना पे, क्रम पे नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर
पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत और चीन ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने और वर्षों के तनाव के बाद जमे हुए संबंधों को सुधारने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता फिर से शुरू की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा के सवाल के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान तलाशने का सहमति बनी है। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। तो अपने आप में करीब 4 साल के बाद में ये स्थिति आई है जहां पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई है। अजीत डोभाल एनएसए भारत के और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत में कई मसलों पर बात आगे बढ़ी है, जो मौजूदा समय में कई प्रकार के ऐसे विषय हैं जो अपने आप में दोनों देशों के लिए एक तरीके से असहज स्थिति पैदा करते हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत, किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है और कहां तक बात आगे बढ़ी है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात हुई है। जो रीड आउट्स आए हैं दोनों ही साइड से, भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, ये क्लियरली ये दर्शाते हैं कि दोनों ने अपनी कमिटमेंट कही कि एक फेयर, रीजनेबल, इक्विटेबल मैनर में बाउंड्री इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और दूसरी, उन्होंने अपनी मंशा जताई कि जो ग्राउंड मैकेनिज्म है जहां पर फौजें बैठी हैं उसको एक पीसफुल मैनेजमेंट होनी चाहिए और वहां पर स्थिति बिगड़नी नहीं देनी चाहिए। एक तो इन्होंने ये जताया। दूसरा कहा कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो भारत की तरफ से हैं और वांग यी उनके विदेश मंत्री, उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं बाउंड्री इशू पे, उन्होंने कहा कि हम अपनी गाइडेंस पे जो कंसल्टेशन प्रोसेस है WMCC का, जो कि बेसिकली ये जो 2020 में मुद्दा बिगड़ा था उसको और फौजें आगे बढ़ी थी उसको रिजॉल्व करने का और उसको डीएस्केलेट करने का जो प्रोसेस है पर्सनली गाइड करेंगे। जो की टेक अवेज हैं जिन पर आज सहमति बनी है वो 3 बड़ी चीजें हैं। एक, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से रिज्यूम की जाएगी। याद करें ये यात्रा बंद हो गई थी जब ये एस्केलेशन हो गई थी। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो डेटा शेयरिंग थी, ये दोनों मुल्क पहले डेटा शेयरिंग करते थे रिवर वाटर्स पे, जो रिवर्स वहाँ से फ्लो इन करती हैं भारत की तरफ, उन पर ये डेटा शेयरिंग कोऑपरेशन बंद हो गई थी जब तलखियाँ और तनाव बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि वो रिज्यूम किया जाए। तीसरा, बॉर्डर ट्रेड नाथुला पास से बंद हो गया था भारत और चीन के बीच में, ये बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम किया जाएगा। नाथुला पास जो कि सिक्किम में है भारतीय साइड पर, उसमें और चीन की एक बॉर्डर आउटपोस्ट है उसके थ्रू इस नाथुला बॉर्डर पास का रिजम्पशन किया जाएगा। तो ये तो 3 ठोस मुद्दे हैं जिन पर वो हुआ है। पर मैं आपको अहम जो इसकी जो पॉइंट्स हैं रीड आउट के वो बता दूं। इन्होंने कहा कि जी इस प्रोसेस में वाइटलिटी या एक नई जान फूंकने की ज़रूरत है और उन्होंने अपनी कमिटमेंट जाहिर की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमने अक्टूबर 2000 इस साल पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग इन रेलेवेंट एरियाज, वो जो लद्दाख के आपके वेस्टर्न बॉर्डर के एरियाज हैं, उसमें जो सहमति जताई थी उस पर उन्होंने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही, इस पे जोर जताया कि ट्रैंक्विलिटी, पीस and maintaining of peace and tranquility on the border areas to promote overall development of the India-China bilateral relationship। ये महज अंग्रेजी नहीं है कि हाँ जी पीस होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी फौजें दोनों की आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में बैठी हैं। तो जब आपके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स
हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजेस ये मंशा जताते हैं कि जी हम अपनी फौजों को लगाम लगा के रखेंगे, तो ये एक बड़ा संकेत है जी, एक फॉरवर्ड डेवलपमेंट है। वो जो एक आइस थी वो ब्रेक हुई है। जी बहुत शुक्रिया अमृत, इस बात को बहुत विस्तार से और बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अपने आप में भारत और चीन के लिहाज से जो बहुत तरीके से कई प्रकार की असहज स्थितियां थी, खासतौर से सीमा को लेकर, उस पर बात बहुत आगे बढ़ी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज भी बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जारी रहा और जिला प्रशासन ने कई घरों में चोरी पकड़कर कानूनी कार्रवाई भी की है। सपा सांसद बर्क पर भी बिजली चोरी के मामले को लेकर कार्रवाई की तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बीच संभल में दशकों के बाद खुले दोनों मंदिरों में विधिवत पूजा पाठ शुरू हो चुका है। कल ASI की टीम संभल पहुंचेगी, जो मंदिरों और मूर्तियों की जांच करके ये बताएगी कि ये कितनी पुरानी है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध कब्जे और बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में मंदिर मिलने के बाद प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। बिजली विभाग की टीम ने मोहल्ला दीपा सराय, मियां सराय, राय सत्ती और हिंदू खेड़ा इलाके के 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही 3.45 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ बिजली चोरी के मामले में FIR दर्ज हो सकती है। संभल में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिजली चोरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग की माने तो लगभग 170 से ज्यादा लोग बिजली चोरी में लिप्त पाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही सांसद जियाउर रहमान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके घर में पिछले 6 महीने से 0 यूनिट बिजली बिल आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विद्युत विभाग सांसद समेत तमाम लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई करता है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के मुताबिक जिले के DM और SP के नेतृत्व में नगर के मोहल्ला दीपा सराय, हिंदूपुरा खेड़ा, राय सत्ती और मियां सराय में 3 दिन तक अभियान चलाया गया, जिसमें 176 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इसमें बकायेदार भी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। सभी पर अलग अलग जुर्माना भार के हिसाब से तय किया गया है। वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक कुल 176 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है और जिसमें 3.5 करोड़ रुपए का जो राजस्व निर्धारण किया गया है। आज भी हम लोगों ने मॉर्निंग में चेकिंग किया और मॉर्निंग में अभी तक जो रिपोर्ट है 24 लोगों के खिलाफ जो है बिजली चोरी करते हुए पाए गए। इस बीच खगुसराय स्थित मंदिर और कुएं का सर्वे करने के लिए 4 सदस्यीय ASI की टीम गुरुवार को संभल पहुंचेगी। संभल में मंदिर के कुएं की खुदाई में कई मूर्तियां मिली हैं, जिसके बाद जिले के DM ने सर्वे के लिए ASI को पत्र लिखा था। संभल के खग्गूसराय में 46 वर्षों के बाद इस प्राचीन मंदिर को प्रशासन के द्वारा खोला गया। प्रशासन जब यहां पर बिजली चोरों पर कार्रवाई करने के लिए आया था, उसके बाद से इस मंदिर को यहां पर खोला गया, जिसके बाद यहां पर पूजा अर्चना होने लगी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पास अगर बात की जाए तो एक प्राचीन
कूप भी मिला है जिसको यहाँ पर खोदा गया था। और आप देख सकते हैं कि प्राचीन कूप पे फिलहाल पुलिस ने इस तरीके से जाल बिछाया हुआ है और यहाँ पर पूजा पाठ होनी शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि कल ASI की टीम आएगी जो कि ये जांच करेगी कि ये मंदिर और ये प्राचीन कूप आखिर कितना पुराना है। संभल में दशकों बाद फिर से खुले शिव मंदिर में सुबह की आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस बीच मंगलवार को संभल में वर्षों बाद बंद पड़े एक और मंदिर को पुलिस की मौजूदगी में फिर से खोला गया। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, DD न्यूज संभल। और आगे आपको दिखाएंगे कि टैक्स के मोर्चे पर क्या आई है अच्छी खबर। इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का असर देश के टैक्स कलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को जारी सरकारी डेटा के अनुसार अगर चालू वित्त वर्ष के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.5% का इजाफा देखने को मिला है। ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से इजाफा हुआ। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। 16.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दिखाई पड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 13.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था और जो एक तरीके से अब बढ़ गया है। तो इसके आधार पर बात की जाए तो CBDT ने टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया है। उसके बाद में ये निकल के आया कि किस प्रकार से इसमें इजाफा मौजूदा वर्ष में देखने को मिल रहा है। कलेक्शन में 7.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है जो टोटल ओवरऑल कलेक्शन है। उसके अलावा उसमें 7.97 लाख करोड़ रुपए का नॉन कॉर्पोरेट टैक्स भी शामिल है। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का नॉन कॉर्पोरेट टैक्स भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ इस दौरान करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे टैक्स कलेक्शन का इजाफा हुआ है। एडवांस टैक्स कलेक्शन में 21% बढ़कर लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो ये अपने आप में टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर एक अच्छी और बेहतर खबर भारत के लिहाज से आई है, जहां पर सरकार को एक तरीके से आय बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और उस व्यवस्था को भी दिखाता है जो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। अगली खबर की ओर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बताएंगे खेल किससे जुड़ी हुई खबर को लेकर। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अश्विन ने कहा कि एक भारतीय क्रिकेट के रूप में ये उनका आखिरी दिन है। क्या है पूरी खबर, देखिए आप खबर को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई। मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने कहा कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में ये उनका आखिरी दिन है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 106 टेस्ट में 24 के औसत से 537 विकेट लिए हैं।
बल्लेबाजी की बात करें तो अश्विन के नाम 6 टेस्ट शतक और 14 अर्धशतकों के साथ 3,503 रन भी हैं। वे 300 विकेट और 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा 11 ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वहीं उनके नाम मुथैया मुरलीधरन के बराबर सर्वाधिक 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अश्विन के नाम 116 वनडे में 33 के औसत और 4.93 के इकोनॉमी रेट से 156 विकेट हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 4 विकेट हैं। वहीं उन्होंने 707 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। T20 क्रिकेट में उन्होंने 65 मैच में 6.90 के इकोनॉमी और 23 के औसत से 72 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 रन पर 4 विकेट रहा है। मौजूदा सीरीज में अश्विन ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट खेला और 1 विकेट लिया। अश्विन विदेशी दौरे पर भारत की प्लेइंग 11 का नियमित हिस्सा नहीं रहते हैं और भारत की अगली घरेलू सीरीज तक अश्विन 39 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बीच में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अश्विन को भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर्स में से एक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।